बताइए मैंने क्या बोला। साथ साथ पेमेंट लेते जाएं। एडवांस पेमेंट का ज़माना है आजकल, कोरोना के बाद उधारी नहीं। हाँ जी, जब भी हमें कुछ बात करते जाएंगे लगातार हम उस पर निष्कर्ष लेते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी चर्चा में क्या कहने की कोशिश हुई? जी, मैं नैना बुलंदशहर से। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि अगर हम अपने आप में संतुष्ट हैं परिवार, तो सब अपने आप में मतलब कर लिया हमने अब कि हम जितने में संतुष्ट हो गए। बस अगर अब मान लीजिए हम लोग फैमिली में 4 लोग हैं, हम 2 तो उसमें फुल्ली संतुष्ट हैं जीवन विद्या के आधार पे कि जितने में हम कम से कम सब कर रहे हैं। बाकी अगर हमारे साथ के 2 लोग उससे परेशान हो रहे हैं, 2 के संतुष्ट होने के बाद, तो उनके हिसाब से हमें उनको समझा भी रहे हैं। पर आजकल की जो लाइफ है, जब तक हम उसको प्रैक्टिकली नहीं समझाते, सामने वाला समझने में या कह दीजिए हमारे समझाने में कमी है, हम उसे नहीं समझा रहे पा रहे, तो हमें कुछ चीज़ें उसे प्रैक्टिकली समझानी पड़ती हैं। तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए हमें उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है। तो वो गलत है कि वो सही है? देखिए, सही गलत का इतना ही मतलब है कि मंजिल तक पहुंच जाए। फिर रास्ता मंजिल तक पहुंचा दे तो रास्ता ठीक था, और नहीं पहुंचा पा रहा है तो इसका मतलब कुछ सोचना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि अभी की स्थितियाँ ऐसी हैं कि हम सभी लोग अलग अलग जगह से आते हैं। 1 शिविर करके 2 शिविर करके हम अपने घर में ऐसा सोचने लगते हैं कि सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। शिविर मात्र इस बात की सूचना है कि संभावना, शिविर में आपको दिखाई दे जाएगा नेगेटिव वाला आपके भीतर। जैसे अभी सामान्य सोच क्या रहती है, राजनीति में कुछ नहीं हो सकता है, समाज में कुछ नहीं हो सकता है, संबंध में कुछ नहीं होता है, आदमी कभी नहीं सुधरेगा, ये सब ऐसे ही चलेगा। तो अगर एक सोच ऐसी रहती है। तो अगर हमें किसी वक्त उनके हिसाब से रहना पड़ रहा है। नहीं, मैं अभी किसी समस्या विशेष के समाधान को अभी नहीं कहना चाहूँगा, है ना। वो तो आगे की यात्रा है, जब हम शिविर में आगे फैल के चलेंगे तो आएगा ही। लेकिन ये बात भी हमको समझने की ज़रूरत है कि 2 रोटी कमाने के लिए हमने कितने साल मेहनत किया। हम 2 रोटी के लायक हो जाएं इसके लिए हमने कितने साल मेहनत किया? 20 साल। हमारे घर में खुशहाली आ जाए इसके लिए कितने घंटे लगाए? बस। तो इसका मतलब है आशा बनी है, लेकिन फिर से कहूँगा ये पहला पार्ट मोटिवेशन ही है। इसमें भी पहला स्टेप मोटिवेशन ही होगा कि हम मोटिवेट हो जाते हैं। ये नहीं नहीं वाला कैंसिल हो के हाँ 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 में बदल जाता है। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसके लिए मुझ में योग्यता आ जाए, इसमें कोई समय लगेगा। उसके लिए अध्ययन, इस पर विस्तार से चर्चा शिविर में करेंगे। बुलंदशहर से किसके माध्यम से आए? बेटा सागर लेके। बेटा सागर। हाँ जी। किसके थ्रू सूचना मिली आपको? आप तो हमारे पड़ोसी हो भाई। चलो, बहुत बढ़िया, स्वागत है। लेकिन थोड़ा और धैर्य से चलेंगे, बात करेंगे। मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हैं, मिलते रहेंगे। हाँ जी, हाँ बेटा। हेलो, पीछे। मेरा नाम सोनाली है, मैं भी शानदार। भिलवाड़ा से ही आई हूँ। अभी तक मुझे जो समझ में आया, जो आपने समझाया, कहाँ से आई उसके हैं? बाद- भिलवाड़ा से। भीलवाड़ा, हाँ हाँ। कि मानव ने हमेशा अल्टीमेट, अगर हम किसी भी सवाल को पूछते जाए, उसकी मतलब उसको पूछते जाए कि क्या करना है, क्यों चाहिए हर चीज़, तो समझ में यही आएगा कि उसको सुख ही चाहिए, हैप्पीनेस सबको चाहिए। आपने जैसा बताया कि उसके 2 तरीके हैं। एक तो हमने जैसा ढूंढने की कोशिश की कि एक तो ईश्वर प्राप्ति से, एक शरीर के तौर पे। तो जब ईश्वर के थ्रू हमने सुख तलाशना चाहा, तो चीज़ें मतलब हर चीज़ लास्ट में जाके उसको त्यागने वाला मोड आ गया कि हर चीज़ को छोड़ना है, सेक्रीफाइस वाली चीज़ आती है। दूसरी चीज़, शरीर के तौर पे देखा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गई, वहाँ पे प्रकृति भी आ गई, हमने चीज़ों को बहुत बिगाड़ दिया, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है कि अगर वही सब चीज़ें चलती रही तो ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद जो बीच वाली चीज़, शायद मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है कि जो इसका नाम मध्यस्थ दर्शन भी है, वो एक कह सकते हैं कि वो बीच का रास्ता है, मध्यस्थ वाला रास्ता है। तो उसमें कि जिसका अल्टीमेट मतलब लास्ट में रिजल्ट ये हो सकता है कि हमारे रिश्तों में भी न्याय हो, रिश्तों में भी उभय तृप्ति हो। जो मतलब कि अभी रहता है, खालीपन रहता है। कहते हैं कि रिश्ता अच्छा है, लेकिन वो या तो फाइनेंशियल टर्म्स में अच्छा होता है या किसी और वे में, डिपेंडेंसी में कह सकते हैं। एक जो होता है कि मतलब मन के तौर पे है, वो सही नहीं है अभी भी, चाहे वो माँ बाप का ही हो, चाहे एक बच्चे का ही हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का ही हो।
तो वो चीज़ समझ में आई। और उसी के साथ साथ इसका जो अगर हम मध्यस्थ दर्शन वाले मतलब बीच के रास्ते से जाते हैं तो उसमें एक चीज़ है कि प्रकृति को भी हम बैलेंस करके चल सकते हैं। मतलब जैसा आपने बताया कि अगर शरीर से जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सालों में इतना सोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है इतने अवेलेबल, लेकिन पूरा ऑलरेडी अगर मानव बीच वाले रास्ते से जाता है तो शायद कंप्लीट इतना है कि पूरी सृष्टि के लिए काफ़ी है, इनफ है वो चीज़। और फिर आपने 3 जो डेफिनेशन समझाई थी कि गरीबी, अमीर और समृद्धि, गरीब, अमीर और समृद्ध लोगों की, तो उसमें एक चीज़ समझ में आई कि गरीब और अमीर वाली जो कंडीशन है उसमें आप कभी सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकते किसी भी सिचुएशन में नहीं। जो गरीब है वो किसी चीज़ के लिए मांगेगा ही सही, और अमीर है उसको वो कभी हमेशा कमी खली रहेगी कि मैं अभी तक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन एक समृद्धि वाली जो चीज़ थी उसमें जो आपके पास अवेलेबल है उसमें भी सेटिस्फेक्शन पाना है, वो समझ में आ रहा है। उसमें चाहिए वाली चीज़ नहीं है कि कुछ मतलब थोप नहीं रहे किसी पे, पर समझ में आ रही कि हाँ इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। और जैसे पूर्णता वाली एक डेफिनेशन आपने समझाई, हमेशा अभी तक लगता था, हम बोलते हैं कि खालीपन है और समझते थे कि ठीक है ये चीज़ मिल गई तो कंप्लीट फील करेंगे, इससे शादी हो गई, इससे वो हो गया तो कंप्लीटनेस आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। पूर्णता को मतलब अगर जैसे हम रिश्ते के बारे में भी बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर समझ में आ रहा है कि खुद ही कंप्लीट नहीं है तो फिर दूसरे को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो वो पूर्णता की डेफिनेशन से बहुत क्लियर हुआ कि जिसमें कम अधिक की जगह ही नहीं है वो अपने आप में कंप्लीट है। तो ये अभी तक समझ में आया। शानदार, क्या बात है। आगीवाल जी कुछ ज़्यादा तैयारी करा रखी है। हाँ, नमस्कार। बढ़िया। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रतीक है, मैं भी भीलवाड़ा से ही आया हूँ। ये मेरा सही पूरी मतलब जो मैं पूरी तरह से अटेंड कर रहा हूँ वो वाला पहला शिविर है। जो मैंने सीखा है, समझा है इसमें आज तक, जैसे कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। जब हम स्कूल में थे हमको सिखाया जाता था कि ये कर लो फिर तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ग्रेजुएशन कर लो तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं, वो 10 से शुरू करो। 10 से नहीं, हमको तो बस अभी 2 साल मेहनत कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे आगे सुख ही सुख है। हमको ये शब्द हमेशा बताया जाता था कि 2 साल मेहनत कर लो, आगे सुख ही सुख है। फिर ग्रेजुएशन में आए, 3 साल मेहनत कर लो, सुख ही सुख है। फिर आगे गए, प्लेसमेंट में अच्छा कर लो तो पूरी जिंदगी में सुख ही सुख है। लेकिन वो सुख कभी खत्म ही नहीं हुआ। जब जॉब में चले और अभी शादी हुई नहीं है, होने के बाद समझ में आ जाता है बस यही है सुख है। एक चेयर यहाँ दे दो, एक चेयर दे दो। हमने जीवन में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन हम आसपास के लोगों के अंदर जो परीक्षण करते हैं, हम थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। हमने ये देखा कि हमारे जो माता पिता है, हमारे परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में वही किया है जो वो कर पा रहे हैं। लेकिन जो तृप्ति की भावना है, जो सुख की भावना है, वो आज भी उनमें नहीं दिखती है। खालीपन आज भी वहीं पर ही है। वहीं पे आज भी उनके अपनों के साथ जो भेद है, मतभेद हैं, उनके साथ जो लड़ाई झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जो वो हमें बताते हैं उन पे उस रास्ते पर चल के उनको भी जीवन में वो नहीं पा सके जो वो हमें पाने की एक कल्पना दिखाते हैं। तो ये चीज़ हमें पता चलती है कि जो हम आज तक सीखते आए हैं उससे हमें वो तो नहीं मिल पाएगा जो हमें एक सही जीवन जीने के लिए, एक तृप्तिपूर्वक जीवन जीने के लिए, एक सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए चाहिए। आपने जैसे अभी बताया कि हम गरीब, हमें हमारी ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि ताकि हम साधन संपन्न बन सके। और हमको उसको ये प्रिटेंड करके बताया जाता है कि साधन संपन्न बनना ही सुखी होना है। जो बाद में हम जब पाते हैं, साधन संपन्न हो जाते हैं, हम एक अच्छा पैकेज लग जाते हैं, अच्छी इनकम हो जाती है, बाद में भी अंदर खालीपन महसूस होता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि साधन और संपन्नता मिलने से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। फिर जो अमीर बन जाते हैं, अमीर लोगों को हम देखते हैं तो अमीर लोग हम देखते हैं कि आज तक बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत से लोग मतलब करोड़पति लोग भी सुसाइड कर जाते हैं। हम उनको देखते हैं जिनके पास वो सारी लग्जरीज है जो हम अपनी कल्पना में भी नहीं सोच पाते हैं। वो उन लोगों को हम देखते हैं कि वो दुखी होकर अपने जो उपलब्ध साधन है उनसे भी उनको अधिक चाहिए था और वो अधिक प्राप्त नहीं कर पाए। उनके रास्ते में कोई रुकावटें आई और उसके कारण उन्होंने जिंदगी से त्याग कर दिया। तो ये चीज़ हमने देखी। तो उसके बाद ये चीज़ समझ में आती है कि ना अगर हम अमीर भी बन गए तो जो मानसिक गरीबी है वो साधन संपन्नता से दूर नहीं होगी, मानसिक गरीबी वही बनी रहेगी। तो हमें जो प्राप्त करना है वो हमें समृद्धि प्राप्त करनी है कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मेरे रिश्ते पूर्ण हो, मेरी जो आवश्यकताएं हैं, अधिकतम आवश्यकताएं मेरी क्या हो सकती है, रोटी कपड़ा मकान, वो मैं प्राप्त कर सकूं, यही मेरी उपलब्धि होगी और उसी से मैं एक सुखी जीवन प्राप्त कर सकूं। धन्यवाद। हाँ जी। हाँ सर, हाँ साइड से बोल रहा हूँ। मेरा नाम अमित है और
अभी तक मैं जो कहाँ कुछ से भी- हो? भीलवाड़ा से हूँ सर। भीलवाड़ा से। तो अब तो भीलवाड़ा सुनने से ही ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी मैंने समझा है उसको समराइज थोड़ा माइक करूँगा। पास में। सबसे पहला जो सेशन आपने लिया, जो आधे एक घंटे का सबसे शुरू का सेशन था, उसमें आपने एक ग्राउंड सेटअप कर दिया, कैनवास सेटअप कर दिया कि दिमाग में जो भी आप लेके आए हो यहाँ पर बाहर रखो। आपका जो दिमाग है वो ब्लैंक पेपर की तरह होना चाहिए, ताकि मैं जो उस पर जो भी लिखूँ वो अच्छे से लिखना आए। ठीक है? नहीं, मैं किसी भी कुछ नहीं चीज़ पे- लिखूंगा, लिखेंगे आप ही। हाँ, ठीक हाँ, लगेगा मतलब तो आप स्वयं- लिखेंगे, मैं कुछ नहीं लिखूंगा। हाँ जी। स्वयं के लिए ये शिविर है, जिसमें आप ये बात बताओगे कि हाँ, स्वयं को ऐसा क्या करना है कि स्वयं आप इतने एबिलिटी आप में इतनी हो जाए कि आप खुद का भी सब कुछ ठीक कर पाओ और दुनिया का भी कर पाओ। राइट? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन द्वारा जो भी हमारा होता है वो आप कर पाए। जो सेकंड सेशन अभी आपने लिया, उसमें आपने ये बताया कि मानव सुख प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, ईश्वर की साधना में लग जाओ, जिसमें आपको हर चीज़ एक मिनिमलिस्टिक तौर पे देखनी पड़ती है कि कम से कम कपड़ा पहनो, उसमें भी सुख है, कम से कम खाओ, उसमें भी सुख है। मतलब शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना काम करो, उसमें भी आप खुश रहते हैं। यही साधु संत हमारे करते हैं। जो दूसरी आपने तरीका बताया, वो बताया कि अधिकतम वाला, जो पिछले 200 से 300 सालों से चलता आ रहा है कि नहीं, आज मेरे पास छोटी गाड़ी है तो अब मैं फॉर्च्यूनर लाऊंगा, उसमें आदमी कभी खुश नहीं रहता। और फिर जो आपने तीसरा रास्ता बताया, बीच का रास्ता जो निकाला, जो असली मानव को जीना चाहिए आज के मॉडर्न वर्ल्ड में, जिस तरीके से इंसान जी रहा है उसको किस तरीके से सुख वो प्राप्त कर सकता है, वो आपने बताया कि बैलेंस्ड लाइफ हो परिवार की, और परिवार के दिमाग में एक इमेजिनेशन या फिर बोलें कि एक संतुष्टि रहे हमेशा ज़िंदगी भर की, समृद्ध परिवार है मेरा, मेरे परिवार में कोई कमी नहीं है। ये एक बार भावना आ जाएगी तो भाई बहन में झगड़ा नहीं होगा, माँ बापों का ऐसे माँ बाप को बेटा परेशान नहीं करेगा, उनका भी ध्यान रखा जाएगा। इस तरीके से परिवार एकदम बैलेंस्ड हो जाएगा, जो आपने तीसरा तरीका बताया उससे। और आपने मनोस्थिति बताई है मानव की 3 तरीके की, एक तो गरीब, एक अमीर और एक समृद्ध। तो गरीब होता है वो पैसे से गरीब होता है, और फिर तुलना करता है खुद की दूसरों से, जिससे उसको पता लगता है कि यार इसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो वो दुखी रहता है। अब अमीर होता है जो भी तुलना करता है, तो ये तुलना को हटा दिया जाए, जैसा आपने पहले ही सेशन में बताया था कि तुलना हटा दें, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में भी आएगी और प्रभावी भी होगी। तो वो मुझे समझ में आया। और आपने और ये बताया कि ये जो शिविर है, जीवन विद्या शिविर, एक मध्यस्थ दर्शन का निकला हुआ तरीका है, जो आप पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो अभी तक तो इतना ही समझ में आया है सर। शानदार। हेलो 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 सर, मैं शुभम जैन भिलवाड़ा से। सर जैसे कि आप देखो, बता रहे थे। एक टॉपिक पे भीलवाड़ा वाले 2 ही बोलेंगे बस। हेलो। हाँ जी। सर आपने जैसे 3 विधि बताई, ईश्वर विधि, एक शरीर विधि और मानव विधि, तो आप उनकी कमियां और उनके फायदे बता रहे थे, पर शायद बीच में आप रुक गए या कंप्लीट नहीं हो पाया, तो वो सुनना है सर। जी। हेलो। हाँ जी, चलें। जी सर, मैं राकेश सिंह चित्रकूट से हूँ। अभी जो चीज़ आपने यहाँ पे बताई है, उसमें से एक चीज़ जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अगर संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आपका पॉइंट मेरे पास आ गया कि संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। जी, और ये भी थोड़ा माइक ऊपर कर लीजिए। एक चीज़ समझ में आती है, ये बच्चों को थोड़ा सा, और समझ में क्या सा जनरली कहा जाता है कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मुझे लगता है जो वो निरंतर शब्द का उपयोग हो रहा है वो संतुष्टि को लेकर के, कि अगर आप संतुष्ट, आपको संतुष्ट होना ही नहीं है, संतुष्टि भी वो निरंतर, असंतुष्टि निरंतर एक प्रक्रिया है, और उसी के हिसाब से वो विकास की यात्रा चलती रहेगी। दूसरी बात, जो योग्यता वाली बात कही है आपने कि संबंधों के साथ योग्यता, तो एक चीज समझ में आई है, जो क्लासरूम वाली आप बात करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए क्लास है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उस चीज़ की कमी यहाँ पे समझ में आ रही है कि कुछ योग्यताएं हैं जहाँ पे हमने शायद शुरुआत से चीज़ों को अगर समझने का प्रयास किया होता। जैसे
हम ये कहते हैं कि एक लड़के शादी होती है तो उसके लिए कोई कोर्स नहीं है कि उसकी विवाह की योग्यता क्या है, वो कब उसको शादी करना है। शादी करने का मतलब हमारे माँ बाप जो भी देखते हैं लड़का क्या कमाता है, उसकी इनकम क्या है, इस पे विशेष रूप से ध्यान होता है, बल्कि उसकी शादी की योग्यता क्या है वो केवल साधन और उसकी बात पे ज़्यादा जोर होता है। दूसरी, अगर शादी हो भी जाती है तो उसके लिए कोई कोर्स नहीं है आगे के लिए कि ये बच्चे पैदा करने की क्या योग्यता है, उसको हम कैसे पोषण और उसकी योग्यता को हम कैसे बढ़ाने में मदद कर पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए कोई किसी प्रकार के कोर्सेज हमारे इस प्लेनेट में तो है ही नहीं है कि हम इस तरह से चीज़ों को हम समझा सके। तो निश्चित रूप से ऐसी योग्यताओं का विकास जिसकी कमी है और इसका अगर डेवलपमेंट होता है तो जो मानव प्रकृति है वो समृद्धि पूर्वक जी पाने में सक्षम होगी। बढ़िया बढ़िया। हेलो, अक्षय जोशी भीलवाड़ा से, और ये मेरा तीसरा परिचय शिविर है और एक अध्ययन बिंदु शिविर भी कर चुका हूँ मैं दो मोटी मोटी बातों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ यहाँ पे। जो आपने छोड़ना चाहिए, आदेश और मानना, इन चारों चीज़ों के लिए मना किया था, यानी ऐसा नहीं करना है हमको अगले 7 दिनों तक। और अभी जो 2 रास्ते बताए आपने और जिसमें एक मध्यस्थ रास्ता निकल के आता है कि साधना विधि और भोग विधि, इन दोनों चीज़ों में एक तुलना का अपने आप हो रही है तुलना। एक में कौन अधिकतम छोड़ पा रहा है और एक में कौन अधिकतम पकड़ पा रहा है। दूसरा, छोड़ना और पकड़ना, एक में संसाधनों को त्याग कि मैंने इतना ज़्यादा त्याग किया है, त्याग का अभिमान, जैसे कहते हैं कि विनम्रता का दम भी ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, तो त्याग का भी इसमें अभिमान की एक संभावना बनती है कि मैंने इतना छोड़ रखा है। छोड़ने की प्रतियोगिता चालू होती है कि कौन कितना ज़्यादा छोड़ रहा है, और सब इसको लेकर घूमते हैं कि हमारे ने ज़्यादा छोड़ा या हमने ज़्यादा छोड़ा। और एक में कि हमने अधिकतम को प्राप्त कर लिया है, तो वो प्रकृति का शोषण और सारी चीज़ें चालू होती है। लेकिन बीच में जो ये आ रहा है, क्योंकि छोड़ना अकेला व्यक्ति छोड़ सकता है, लेकिन जब व्यक्ति परिवार के साथ रहेगा तो उसे कुछ साधनों की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी, तो उसे कुछ साधनों की आवश्यकता होगी। लेकिन जब मैं बाहर जाके देखता हूँ, जब मेरा सुख बाहर की तरफ मोहताज होता है, तो मैं ये देखता हूँ कि मेरी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई और कर रहा है। वहाँ एक तुलना होती है। मैं कई चीज़ों को मानता हूँ, चाहे वो विज्ञापन की हो, चाहे पड़ोस की हो, चाहे किसी भी माध्यम से कोई थिंक मेरे पास आ रहा है, मैं उसको मानने के लिए बाध्य हो जाता हूँ। लेकिन मैं विशेष तौर पर उस लाइन को देख रहा हूँ कि जहाँ भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण मैं करता हूँ और परिवार विधि से हम सब मिलकर हमारी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण करते हैं, तो ऐसे में समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। अमीर साधन संपन्न होते हुए भी दुखी और दरिद्र इसलिए हैं क्योंकि उनकी भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण वो ये मान के चल रहे हैं कि किसी और के द्वारा तुलना होने पर उनकी भौतिक आवश्यकता है। नहीं तो तुलना और भौतिक आवश्यकताओं का निर्धारण, ये मुझे एक मोटी चीज पकड़ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, मेरा नाम जगदीश पुरोहित है। मैं हिम्मतनगर गुजरात से आया हुआ हूँ और ये मेरी पहली शिविर है। मैं मानव हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मैं मानव यानी खुद को ही नहीं जान रहा हूँ ये शिविर से, कि भाई मानव क्या होता है। बिजनेस मुझे एक्सपांड करना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो देख रहा हूँ कोई बिजनेस बढ़ाना कैसे मैं प्रकृति का शोषण कर रहा हूँ, कैसे मैं मोनोपोली क्रिएट करके लोगों की चीज़ अपने पास ले रहा हूँ, तो वो दिख रहा है। पूर्ण बिजनेस मुझे पूर्ण पे ले जाना है, पूर्णता की ओर, पर उसका कुछ मापदंड ही नहीं है कि भाई वो कब पूर्ण होगा, कहाँ पे पूर्ण होगा, कहाँ पे वो तृप्ति देगा। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। सर, मुझे एक बैठे बैठे रियलाइजेशन हुआ थोड़ा सा। मैंने इस चीज़ को 2-3 बार सुना है, स्वयं में को जानो, स्वयं को जानो। एक बैठे बैठे रियलाइजेशन हुआ थोड़ा सा कि हम हमेशा, जैसे मेरा नाम अभिलाष है, तो अभिलाष के बारे में क्या सोच रहा है ये मैं नहीं सोच पा रहा, पर दुनिया अभिलाष के बारे में क्या सोच रही है मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, और शायद ये एक बड़ी दिक्कत है। मतलब मेरा खुद से रिश्ता कैसा है मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं सोच रहा कि मेरी बात कन्वे हो रही कि नहीं हो रही, मैं सोच रहा हूँ लोग ताली कितनी बजा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभिलाष के बारे में क्या सोच रहा है मुझे पता नहीं है, पर दुनिया अभिलाष के बारे में क्या सोच रही है। इसी कारण से शायद शादी में भी ज़्यादा खर्च करना है मुझे गाड़ी भी बड़ी लानी है,
ड्रेस भी ऐसी पहनी जिससे मैं दूसरे को चमका सकूं, शरीर नहीं ढकना है, दूसरे को चमकाना है। मुझे लगता है ये एक मोटा मोटी रिलेशन हुआ कि स्वयं में जानने को जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि मेरा खुद से रिश्ता ठीक हो गया, जो एक सेल्फ लव वाली फीलिंग डेवलप हो गई, तो शायद दुनिया ऑटोमेटिकली ठीक है ही सही। मुझे ऐसा लगा सर। थैंक यू। नमस्कार। हेलो। मैं मनोज शर्मा, निवास उदयपुर और हाल मुकाम इंदौर। थोड़ा माइक पास रखें। हाल मुकाम इंदौर। तो कुछ कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको क्या सीखने को मिला है मुझे। एक तो पहला है आपका इंदौर से हैं? इंदौर, अभी निवास इंदौर है। इंदौर निवास नेटिव प्लेस उदयपुर है मेरा। तो पहला तो है जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और दूसरा है कि आदमी को बुद्धिमानी का तो होना चाहिए ज्ञानी होने के साथ। क्योंकि ज्ञानी तो सब लोग हैं, लेकिन बुद्धिमान कब लोग हैं। तो एक स्टोरी के साथ शेयर करूंगा मैं। क्लास चल रही है और सर ने पूछा अपने स्टूडेंट से एक को कि गोपाल बता हमारे पास कितनी किडनियाँ हैं। तो उसने बोला सर 4 है। तो सर और पूरी क्लास हंसने लगी, अरे क्या बेवकूफ़ जैसी गधे जैसी बात करता तू, 4 कहाँ किडनियाँ होती है, इसको लाओ गधा है, इसको घास खिलाओ, घास की व्यवस्था करो। तो बच्चा बुद्धिमान था, बोले सर घास तो आप खाओगे, मैं तो चाय पीऊँगा, कॉफ़ी पीऊँगा। क्यों कि आपने प्रश्न क्या पूछा है कि हमारे पास कितनी किडनियाँ हैं, तो क्या जवाब होगा? 4 होगा। आपने प्रश्न गलत पूछा है। तो ज्ञान अलग चीज़ है और बुद्धिमान होना अलग चीज़ है। तो बुद्धिमान व्यक्ति था। और एक जो बात संतोष की जो हो रही थी कि आपके पास जो है प्राप्त है पर्याप्त है, वो एक सुधा मूर्ति की कहानी एक शेयर करूंगा मैं। सुधा मूर्ति ने शेयर की कहानी, एक बार वो कहीं अपना व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे, तमिलनाडु की घटना है ये। तो ड्राइवर था उनका और गाड़ी में वो थी, अचानक बरसात शुरू हो गई और अब देख रहा रास्ता आगे दिख नहीं रहा, इतनी तेज़ बारिश चल रही है। तो देखा किसी जगह 2 मिनट हम रेस्ट कर लेते हैं। तो देखा कि एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक मंदिर है थोड़ा, तो वहाँ जाके वो रुके और वो सुधा मूर्ति जी थी, वो अंदर गई। देखा तो एक बड़े बुजुर्ग दंपति, जिनको शायद आंखों से भी कम दिखाई देता होगा, 60-70 वर्ष की उम्र होगी उनकी। तो वो भगवान शिव जी का मंदिर था पुराना। तो वह पूजा पाठ उनको, जैसा कि दक्षिण भारत में होता है कि आप जाते हैं तो आरती की एक थाली आपके आगे करते हैं वो, तो आप उनसे वो करो, आपकी जो श्रद्धा है 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया आप रखो उसमें देवता का दर्शन करने के लिए। तो सुधा मूर्ति जी ने शायद उस टाइम 100 का नोट निकाला और उसकी थाली में रख दिया। तो दोनों पति पत्नी थे, बड़ी गंभीर नज़र से देखने लगे वो थाली में, क्योंकि उन्होंने कभी 100 का नोट देखा नहीं था। जनरली लोग बाग सिक्के रख देते हैं, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया रख देते हैं। तो उन्होंने, उनका जो ड्राइवर था वो तमिल जानता था, क्योंकि कर्नाटक की है ये, तो इनको शायद तमिल मालूम नहीं थी सुधा मूर्ति जी को। तो बातचीत हुई, बोला नहीं 100 रुपया आप ले लो। तो उन्होंने बोला नहीं ज़रूरत नहीं, आपके दवाई दारू के काम आ जाएगा ये। तो बोले नहीं दवाई दारू हफ्ते में एक बार हमारे गांव का वेद आता है, वो मुझे दवाई दे जाता है। बोले खाने वाने के लिए व्यवस्था? बोले गांव वाले हैं, हमारे खाने की व्यवस्था कर देते हैं वो, खुद और कुछ कपड़े वगैरह कि नहीं, वो कुछ लोग आते हैं हमको दे जाते हैं धोती वगैरह, इनको साड़ी दी जाती है, तो वो हमारी आवश्यकता पूरी हो जाती है। ये आप रुपया रख लो, और जितनी यहाँ जो रखा जाता है 1 रुपया कि नहीं तुम्हारा अगरबत्ती वगैरह, दिया जलाने के लिए घी वगैरह, बोले उसकी भी हमको ज़रूरत नहीं है, ये सब व्यवस्था गांव वाले कर लेते हैं, हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ एक संतोष कि उनको लालची होता आदमी तो ले लेता हुआ चलो रख लो, लेकिन उनको इतना संतोष था कि हमारा काम चल रहा है, हमको इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। जो कहते हैं कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बोलो बोलो। हेलो सर, मेरा नाम दिशा सेन है, मैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से तो नहीं हो? यस सर। ये मेरा फर्स्ट शिविर है। सर मैंने इसमें सर गरीब और अमीर समृद्धि सर इस वाले पॉइंट पर ध्यान दिया कि गरीब भी इंसान है, अमीर भी इंसान है और समृद्धवान व्यक्ति भी इंसान है। यहाँ पर बात करने वाला पॉइंट ये है कि समृद्धवान इंसान वो है जिसको मतलब सर जैसा कि सर ने बोला कि स्वयं को स्वयं में जानना, वो समृद्धवान है। यहाँ पर सर एक बात है कि सोसाइटी हमारे ऐसा होता है कि हम दुखी इसीलिए है कि पड़ोसी सुखी है। इस बात को सर मैं एक पॉइंट से समझाऊंगी, एग्जांपल से, कि इस बात को समझाने की कहाँ जरूरत है? ये सर एग्जांपल के तौर से समझाऊंगी। हम सारे इसी के मारे हुए। यस सर एक एग्जांपल से समझाऊंगी कि हिरन जो होता है
हिरन एक कस्तूरी नामक सुगंध के पीछे पूरा जंगल छान मानते हैं कि वो एक्चुअली वो सुगंध है कहाँ पे। वो चारों ओर घूमता है कि वो सुगंध है कहाँ पे, जबकि उसको ये स्वयं नहीं पता होता कि वो एक्चुअल में वो जो सुगंध है उसकी नाभि में ही है। जो कस्तूरी नामक सुगंध है वो उसकी नाभि में ही है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि सर हम स्वयं को समझ जाए वो समृद्धिवान है। बढ़िया गरीब बढ़िया गरीब है। बढ़िया बढ़िया, बैठो थैंक यू। बैठो। हाँ जी, इस पूरी चर्चा में जो इन्होंने, क्या नाम आपका, राकेश भाई ने जो मुद्दा उठाया था वो इम्पोर्टेंट है। समय आने पे उसको हैंडल करेंगे, पर वो ध्यान रखने लायक है। जैसे कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि धर्म अफीम की गोली है, क्योंकि यदि हम जितना है उतने में पर्याप्त रह जाएंगे, उसको पर्याप्त मान लेंगे, तो फिर विकास नहीं होगा। जैसे आज एक व्यक्ति, यदि हम उसको पॉजिटिवली देखें कि आज एक व्यक्ति को लगता है कि मेरा टर्नओवर इतना हो जाए, उसके लिए वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उस प्रोसेस में हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। यदि उसका पॉजिटिव पार्ट देखें तो ऐसा है ना। यदि आदमी के भीतर वो पर्याप्त वाला भाव बहुत जल्दी आ गया, पूरे समाज में ही बहुत मिनिमम में को पर्याप्त मानने की स्थिति आ गई, तो लगभग यदि हम देखें तो 91 के बाद जो इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी हुआ, जिस तरह से प्रोडक्शन हुआ, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ी, तो धर्म के ऊपर ये दोष आता है कि जो है उसको पर्याप्त मान लो, उससे फिर विकास रुकता है। या अभी जो बात कही कि संतुष्ट हो गए तो विकास नहीं होगा, इसको भी उलट के देखें तो फिर ये फंस जाता है। विकास क्यों करना है? विकास क्यों करना है? ताकि संतुष्ट हो जाएं, और संतुष्ट हो गए तो विकास रुक जाएगा। इसका मतलब असंतुष्ट रहना है। तो हमको असंतुष्ट रहना है, पर सारा प्रयास संतुष्ट होने के लिए है। ये लॉजिकली फंसा हुआ मामला है, तो इसको हैंडल करेंगे। लेकिन मैं फिर से क्लैरिटी के साथ बोल दूं कि ये दोष एक आता है कि आदमी को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो बड़ा कैसे सोचेगा? बड़ा नहीं सोचेगा तो चाहे भौतिक क्षेत्र की बात करें, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात करें, तो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी? तो इसका मतलब है कि वो संतुलन बिंदु कहाँ होगा? तो आदमी को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, शायद ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि मानव में सोचने समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? असीमित है। असीमित यदि क्षमताओं का मालिक मानव है, तो वो अपने आप को सीमित रखेगा कि असीम को छूना चाहेगा? ये रुकेगा तो नहीं, ये रुकेगा तो नहीं। तो आदमी को महत्वाकांक्षी होना ही है, वो होना ही चाहता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होगी, उसका संतुलन बिंदु कहाँ होगा, कहीं ना कहीं उसको पहचानने की ज़रूरत है। हमारी चर्चा में एक बात ये भी आ रही थी कि अभी तक ऐसा लगता था कि अमीर और गरीबी की चर्चा को लेके, तो अभी तक हमको ऐसा लगता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कितने लोग सहमत हैं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक? ऐसा हम सब ने सुना है। हम चाहते क्या हैं? बिना कुछ खोए सब कुछ पाया जा सकता है ना। हमारा कपड़े भी ठीक हो, हमारा खाना भी ठीक हो, हमारा घर भी ठीक हो, हमारी सड़क भी ठीक हो, हमारा स्टेशन भी ठीक हो, हमारा एयरपोर्ट भी ठीक हो, हमारी गाड़ी भी ठीक हो, और हमारा मन भी ठीक हो, ये मन भी ठीक हो। तो इसका मतलब है कि प्रकृति में कोई गरीबी नहीं है, तो गरीबी से जीने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन बिना कुछ खोए भी सब कुछ पाया जा सकता है, क्योंकि नेचर ऐसा ही है। नेचर में कहाँ किसी ने कुछ खोया है? एक पेड़ है तो उसके पास सारी समृद्धि है, एक पशु है तो उसके पास उसकी आवश्यकता से बहुत अधिक जंगल उपलब्ध है। तो नेचर के डिज़ाइन को समझेंगे तो नेचर का डिज़ाइन अपने आप में पूर्ण है। तो हमको भी किसी अपूर्णता में जीने की आवश्यकता नहीं है, किसी गरीबी में जीने की आवश्यकता नहीं है, न्यूनतम में जीने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहचानने का तरीका क्या होगा, इसको समझेंगे तो समय आने पे इस मुद्दों को एड्रेस करेंगे। बढ़िया, अब मैं शिविर शुरू कर दूं? अभी तो वो मंच बनाते ना, डंडे वंडे लगाते, बीच में मंच बनाया है। तो अब मैं शिविर को शुरू करता हूं। तो देखिए, सारी चर्चा का सार ये निकला कि समझने वाला कौन है?
ईश्वर को समझेगा तो कौन समझेगा? भूत को समझेगा तो कौन समझेगा? मानव को समझेगा तो कौन समझेगा? साइंस को समझेगा तो कौन समझेगा? समझने से सुखी होगा तो कौन होगा? समझने से दुखी होगा तो कौन होगा? ये मैं कौन है? अभी भी हम देखें तो हम अपने आप को कैसे पहचानते हैं? मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, कोई ऑफिसर, किसी का पिता, किसी का बेटा, किसी शहर का रहने वाला, किसी डिग्रीधारी, कोई पद वाला, सबको हटा दें तो मानव रूप में मेरी पहचान क्या है? यहाँ से बात को शुरू करते हैं। यहाँ से बात को शुरू करते हैं। देखिए, दो शब्द हमारे बीच में काफ़ी, दो लाइनें हमारे बीच में काफ़ी प्रचलित हैं। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। सुना? सभी ने सुना? तो कितने लोग इस सभा में हैं जो खाने के लिए जीते हैं? तो एक आध कोई भूला भटका मिलता है, वो भी बाद में समझ में आ जाता है कि मैं गलत समझा था। तो हर सभा में स्थिति ऐसी होती है कि जीने के लिए खा रहे हैं ऐसे लोग, खाने के लिए जी रहे हैं ऐसे लोग सभा में नहीं होते। तो ये तो स्वयं सिद्ध है कि सभा में अच्छे लोग ही आते हैं। तो सभी अच्छे लोगों का स्वागत है। तो इससे इसका ये भी मतलब निकला कि हम सभी लोग जीने के लिए खाते हैं। कितने लोग इस बात से सहमत है कि हम जीने के लिए खाते हैं? सभी सहमत हैं। इसका मतलब जीना आपको पता ही है ना? इसका मतलब जीना आपको पता ही है। हाथ उठाओ। जीना तो पता ही है। कितने लोग लगता है कि मैं जी रहा हूँ, जी रहा हूँ? अब कुछ लोग को शंका शुरू हुई है। अब कुछ शंका शुरू हुई है। ये मानते हुए कि कितने लोग जो पहली बार शिविर कर रहे हैं, है ना? अधिकांश लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं उनका सहयोग शिविर में बना रहेगा। शाम को जब रात को हम गोष्ठियों में बैठेंगे, शाम को उठने के पहले मैं पुराने लोगों का परिचय भी आपसे करा दूंगा, ताकि आपको उपलब्ध रहेगा। क्योंकि इतने बड़े मंच पे हम सारी बात कर पाएँ, अपने मन की सारी शंकाओं को पूछ पाएँ। कभी संकोच भी होता है, कभी अनावश्यक भी लगता है। तो ऐसे लोग हमारे बीच में काफ़ी सारे उपलब्ध हैं, जो पहले 10, 20, 5 शिविर से गुजरे हैं और जिनकी एक अच्छी स्थिति है। तो गोष्ठियों में वो आपके साथ उपलब्ध रहेंगे और सारी बातें हम उनके साथ ज़्यादा कर पाएंगे। चलिए, तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए, जैसा कि अभी हमने चर्चा किया, मानव को समझना है और मानव को समझना है। ये बात पहुंचे? नहीं पहुंचे? बोल के बताओ। मानव को समझना है। हाँ, समझने वाला मानव है और समझने की वस्तु भी मानव है। तो इस समझने की बात को आगे ले जाने के लिए हम दो बातों पे चर्चा करते हैं, ताकि हमारी क्लैरिटी बनेगी। ये काफ़ी क्लियर कट डिस्टिंक्शन है, जिसमें हमारी काफ़ी क्लैरिटी बनती है और काफ़ी सारे भ्रम भी टूटते हैं। आज शाम तक हम एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे।
हम जिंदा रहना और जीने को डिफरेंशिएट करेंगे ये समझने के लिए कि हम मानव को कितना समझते हैं। उससे हमारी काफ़ी क्लैरिटी बनेगी और हम एक काफ़ी अच्छी जगह में पहुंचेंगे और आप काफ़ी सुकून पाएंगे। तो आपकी कॉपी में कितने लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है? नहीं है। जिनके पास नहीं है उनको उपलब्ध करा दें, है ना। हाथ उठा दीजिए, आप खड़े हो जाएं एक बार। जिनके पास कॉपी पेन नहीं है एक बार खड़े हो जाएं, ठीक से हाथ उठा दें, ठीक से थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा है। हाँ जी, जिनके पास कॉपी पेन नहीं है खड़े हो जाए। ये वो वाला खड़ा होना नहीं है जो क्लासरूम में करते हैं। हाँ जी, उपलब्ध करा दें कॉपी पेन। हाँ जी, आ गया। 2 ही है, लंच के बाद, है ना, लंच के बाद उपलब्ध करा देंगे। चलिए, तो अपनी अपनी कॉपी में ये टेबल बनाइए और जिंदा रहना और जीना को डिफरेंशिएट करिए कि आपके अनुसार जिंदा रहने और जीने में क्या अंतर है। जिंदा रहना और जीना दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? अलग अलग है। लिखिए क्या अलग अलग है। हाँ जी, जब मैं बोल रहा होता हूँ तो आपको लगता ही है कि हाँ बात ठीक ही है। पता तब चलता है जब आप लिखना शुरू करते हो। इसलिए लिखने का बहुत फायदा है। हाँ जी, जिसके 10 पॉइंट्स हो जाएं बता देना। जिंदा रहना और जीना 2 अलग अलग स्थितियां हैं, इसको हम कैसे पहचानते हैं? हाँ, थोड़ा कम कर दो। हाँ जी, 10 होने से बताएं, जो 10 अंतर लिख पाएँ। चलो 5 होने से बताएं। ठीक है, जो लोग YouTube से नहीं देखे हैं वो लोग बोलेंगे। जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube से नहीं देखे हैं वो लोग बोलेंगे। तो मैं 5 पॉइंट लिख पाया हूँ। सोच रहा था 5 और लिखने के लिए, लेकिन उससे पहले आपने बोल दिया कि लिखो 5 लिखो, भी हो तो 5 और चलेगा। लिखो फिर बोलना। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं अभी लिखो। सही है। नहीं नहीं, तुम तो 5 लिखो। सही, सभा चल भी जाएगी आगे। नहीं नहीं, अगला सभा 5 कोई और भी तुम लिखेगा। सभा में शंका ना करो, सभा हम चला लेंगे। टोटल मिला के तो 10 हैं सर, 5 इधर 5 इधर। अच्छा ये देखो, ऐसे ही लोगों ने आदिवासियों का शोषण किया है। आपकी जानकारी के लिए, नॉर्थ ईस्ट में या बस्तर में भी लोगों ने ऐसा किया है। 1 मीटर कपड़ा 80 रुपए का। 1 मीटर कैसे 1 मीटर होगा?
1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, तो 1 मीटर को 4 मीटर बोल के बेचा। तो ऐसे ही ये 5 पॉइंट को 10 बोल के बेच रहा है। नहीं सर, बोले 5 इधर लिखा हूं, 5 इधर लिखा हूं। बोलो। तो मेरी नज़र में जिंदा रहना और जीना में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो मैंने लिखे हैं। जिंदा रहना में खुशी हो ना हो इसकी गारंटी नहीं होती। हाँ जी, एक सेकंड, बाकी लोगों ने अभी लिख रहे थे, मैंने बीच में ये शुरू हो गया, तो बाकी लोग सुनते भी रहिए, लिखते भी रहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी जिंदा रहने में खुशी हो ना हो इसकी गारंटी नहीं होती, लेकिन जब इंसान जिंदगी जीता है तो उसकी खुशी निश्चित है, क्योंकि वो सोच के जीता है कि उसको किस चीज़ में खुश रहना है। हाँ। दूसरा, जिंदा रहना मतलब एक शरीर के ढांचे को सिर्फ खड़ा रखना, लेकिन जब जिंदगी जीता है इंसान तो शरीर को एकदम स्वस्थ रखता है। वो ये कोशिश करता है कि उसका शरीर, उसके बॉडी पार्ट्स, उसकी जो मशीनरी है बॉडी की, वो फिक्स रहे। हाँ। जिंदा रहना मतलब बिना मकसद के जीता है इंसान जब वो सिर्फ जिंदा रहना चाहता है, लेकिन वो जिंदगी जब जीना चाहता है तो वो किसी मकसद के साथ जरूर जीता है, उसके पास कोई दिमाग में गोल होता है। तो खुशी हो तो जीना होता है, मकसद हो तो जीना होता है, और शरीर स्वस्थ हो तो जीना होता है, और स्वस्थ नहीं हो तो जीना नहीं होता है। नहीं, फिर वो तो फिर जिंदा रहना हुआ ना सर। कोई हॉस्पिटल के बेड पे तो जिंदा ही है, वो खुश मान तो नहीं लेते, मान लेते। जिंदा रहने के लिए, जब इंसान जिंदा रहता है तो वो सिर्फ खुद के लिए सोचता है कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सिर्फ खुद के बारे में सोचना है। जब इंसान जीना शुरू करता है तो वो दूसरों के लिए सोचना स्टार्ट करता है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, अपने सराउंडिंग को खुश रखने की कोशिश करता है, ताकि वो अपने आप खुश हो जाए। और जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है वो है, जो मर्जी पड़े वो करता है जब आदमी सिर्फ जिंदा रहता है, लेकिन जब वो जीना स्टार्ट करता है तो वो खुद डिसिप्लिन्ड होता है, वो अनुशासन से जीता है उसकी ज़िंदगी। इससे उसका जो चारों ओर का पर्यावरण है, वातावरण है, वो ख़राब नहीं होता। तो ये 5 पॉइंट्स मैंने खुद की दिमाग से लिखे हैं। बढ़िया। हाँ जी, शर्त ये है कि जो पहली बार शिविर कर रहे हैं और यूट्यूब से नहीं देखें। हाँ, इसीलिए सिर्फ बुलेट से बोलूँगा, डिटेल में नहीं बोलूँगा सर। जिंदा रहना मतलब सांस लेना, भोजन करना, बड़ा होना, एजिंग होना, रिप्रोडक्शन करना और सुरक्षित रहना, बेसिक क्रूड। जीना मतलब जीवन का आनंद लेना, जीवन का आनंद बांटना, प्रूडेंस होना, विवेक होना, न्याय करना और मदद करना। धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी, माइक पीछे, आपके माइक। परिचय। गुड मॉर्निंग, मैं आनंद निकेतन शीलत से, रुचिरा गडिया, आई एम अ टीचर। थोड़े पॉइंट सिमिलर हैं। जो सबसे पहले है कि जो ज़िंदा रहता है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, और जो जीता है वो अपने साथ दूसरों का, एवं प्रकृति का भी ख्याल रखने की कोशिश करता है। और जो ज़िंदा रहता है उसका जो मेंटल बैलेंस स्टेट होता है उस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है, लेकिन जो ज़िंदा रहता है, जो जी रहा है, वो क्वाइट मतलब मेंटली बैलेंस होने के उसके चांसेस ज़्यादा है। जो जिंदा रहता है उसका स्पेसिफिक कोई ध्येय नहीं होता है, ठीक है। उसको सब कुछ चाहिए, सब कुछ नहीं चाहिए, वो और ध्येय होता भी है तो भी वो टेम्पररी ध्येय रखते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जो जीता रहता है वो एक स्पेसिफिक ध्येय होते हैं उनकी लाइफ में, और उनकी वो ये ध्येय जब वो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अपने आसपास के सब चीज़ों को ध्यान रखकर ही कोशिश करते हैं। जिंदा रहने वाले लोगों की मन स्थिति गरीब होती है, जो कि जो जीते रहे उनकी समृद्ध स्थिति मानी जाती है। जिंदा रहने वाले दूसरों से तुलना बहुत बार करते हैं, और जो जीते हैं वो अपने आप से तुलना करते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने कितना करा है। और वो जिंदा रहते हैं, वो उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता, और मतलब कि वो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत कम होता है। लेकिन जो जिंदा रहते हैं वो पहले सब जानने की कोशिश करेंगे, फिर मानते हैं, एंड फिर वो किसी कंक्लूजन पे आते हैं। ये मेरा व्यू पॉइंट है। थैंक यू सर। बढ़िया।
अपने अपने बारे में लिख दें कि मैं जी रहा हूँ कि जिंदा हूँ, अपनी कॉपी में लिख दें। अपने अपने बारे अपनी कॉपी में लिख दें। आप अपने बारे में क्या मानते हो कि मैं जी रहा हूँ कि मैं जिंदा हूँ, लिख दें और नीचे साइन मार दें। सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा, जो कभी कभी जिंदा कभी कभी जी रहे हैं वो भी ऐसा लिख के साइन मार दें। अब ऑप्शन तो दे दिया और कितना बीच निकलेगा, या तो जिंदा हो या जी रहे हो या दोनों हो, अब चौथा तो निकलेगा नहीं। जिंदा हो, मरे तो हो, मरा हुआ तो सभा में है नहीं। जिंदा होने से हाँ, तो फिर वो हो गया ना, कभी अधिकांश जिंदा हैं, कभी कभी जी लेते हैं। ठीक है, तो अपनी स्टेटमेंट लिख के नीचे साइन मार दो। आप जो भी हो अपनी स्टेटमेंट लिख के नीचे साइन मार दो और आज की डेट डाल दो। करो करो भाई, शिविर का हिस्सा है ये, ऑप्शन नहीं है। एक सेकंड, सब कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा रुक जाते हैं। हाँ जी, अपना अपना स्टेटमेंट लिखिए कि मैं जिंदा हूँ या मैं जी रहा हूँ या कभी खुशी कभी गम। जो लिखना चाहते हो वो लिखिए, लेकिन लिख के नीचे साइन मार के डेट डाल दीजिए। हो गया? हो गया? कितने लोगों ने किया हाथ? थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी, परिचय सहित। जगदीश पुरोहित, हिम्मतनगर। जिंदा रहना और जीना, तो जिंदा रहना शरीर की प्रक्रिया है, जीना एहसास की प्रक्रिया है। जिंदा रहना ये सभी लोग जिंदा है और तय नहीं कितने लोग जी रहे हैं। जिंदा रहना ऑटोमेटिक है, जबकि जीना जागृत अवस्था में होता है। जिंदा रहना डिपेंडेंसी है, हम किसी के द्वारा मारे भी जा सकते हैं, डिपेंडेंसी है, कुछ भी हो सकता है। जीना वो डिपेंडेंसी नहीं, वो इंडिपेंडेंट है। हमें कुछ भी परिस्थिति में हम जी सकते हैं, कुछ भी तकलीफ हो हम खुश रह सकते हैं। जिंदा रहना का अंत है, वो दुख है, वो पीड़ा है। जीना में कोई तकलीफ नहीं है। और मेरा स्टेटमेंट है, मैं जिंदा हूँ और संजोगवश कभी कभी जी लेता हूँ। हाँ जी। हाँ जी, मैं बुलंदशहर से नैना। मेरे हिसाब से जो दूसरों के लिए हम जीते हैं, दूसरों को सिर्फ खुश करने के लिए, तो वो तो सिर्फ जीना है। वो और जीना है। हाँ, जो दूसरों जैसे को आप सास को खुश रखती हो तो वो जिसमें जीना होता है। वो जीना है। और अगर हम अपनी मन की संतुष्टि के लिए, जो चाहे अब वो किसी के लिए तो जीवन विद्या को लेके चल रहा हो, कई जिनकी मेंटलिटी यहाँ से जुड़ गई तो वो तो उसको लेके चलेंगे। और मेरे अगर किसी बाहरी पदार्थ में ज़्यादा खुशी मिल रही है तो कई उसको जीना समझ लेते हैं। पर जो मेन है जीने का मतलब है हमें अपनी लाइफ को कंट्रोल करके, अपने ऊपर कंट्रोल करके, मेन जीने का मोटिव वो है, ना कि जैसे कि पहले मैंने कहा जैसे आपकी सास को खुश करके जी रहा है, वो जीना नहीं है, वो सिर्फ हम अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। दूसरा पॉइंट है, जीवन यापन के लिए हम जो कमा रहे हैं, अगर वो दूसरों को कंपेयर करके कमा रहे हैं तो वो सिर्फ जिंदा रह रहे हैं। और अगर सिर्फ हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से पर्याप्त है, हमें किसी से जाके मांगना नहीं पड़ रहा है, हमारा अपना जीवन परिवार का सही हो रहा है, तो वो हमारा जीना है। बाकी दूसरों से तुलना करके अगर हम उसको कमा रहे हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ जिंदा रहना है। तीसरा पॉइंट है, दिखावे के लिए पहनना, रख रखाव करना, वो सिर्फ जिंदा रहना है। और अगर हम सिचुएशन के हिसाब से, हमारा वैसा तो सादा ही जैसे है, बट कई बार हमें अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी पहनावा करना पड़ जाता है, तो वो हमारा जीना है, ना कि दिखावा है वो। और चौथा पॉइंट है, सिर्फ दूसरों को खुश करना, वो तो जिंदा रहना है। और अगर जीना जो है वो है हम स्वयं भी खुश है, साथ में दूसरे जितना हम उसके साथ, और दूसरा भी कोई परेशान नहीं हो रहा है हमारे जीने से, हमें भी खुशी है, साथ में हमारा साथ वाला भी कोई परेशान नहीं है, हमारे समाज को परेशानी नहीं हो रही है, तो वो जीना है। लास्ट और फिफ्थ पॉइंट मेरा है कि दिखावे की ज़िंदगी जीना
ये तो जिंदा रहना है। और से मन अपने परिवार, अपने मन की खुशी जिसमें हमें मिल रही है, वही इसमें भी वही पॉइंट आ गया कि उसको कोई जीवन विद्या से जोड़ के अच्छी लाइन में भी ले जाए, कोई गलत कामों को लेके बुरी लाइन में भी, वो हर किसी की सोच पे निर्भर है, वो जीना उसको मानता है। और मेरे जो आपने कहा था लास्ट रिजल्ट जिंदा हूँ कि जीना हूँ, वो मैंने अभी तक देखा है कि फैमिली के साथ हमें फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, कभी हमें जिंदा भी रहना पड़ता है, कभी हमें अपने हिसाब से जीना भी पड़ता है। बढ़िया। हाँ जी, नमस्ते सर। सर मेरा नाम अजय सिंह है, मैं भीलवाड़ा से हूँ। और मेरे सभी लोगों ने अपने तुमने अपने यूट्यूब से किया हुआ है तुमने? नहीं नहीं सर, पहली बार शिविर कर रहे हो? प्रॉमिस सर, नहीं किया। मन तो किया था सर कि आपके जो 40 घंटे के वीडियोस हैं वो यूट्यूब से देख के यहाँ पे नहीं आऊँ, लेकिन जो मेरे बड़े भैया हैं उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ का एक अलग माहौल है और सर के साथ सामने जब चीज़ें आएंगी तो अधिक स्पष्टता मिलेगी, इसलिए आना। बढ़िया बढ़िया। सर सभी ने अपने अपने पॉइंट्स गिना दिए और ऑलमोस्ट 50-40% उन्होंने बता दिए। जो 100% वो आप बताएंगे, बाकी 2-3 जो मोटे मोटे लगे मैं बता मेरे अनुसार। सर आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं सर जीवन के, ये पशुओं में भी है और मनुष्य में भी है, लेकिन मानव सर इससे परे थोड़ा अपने आप को, यानी कि मैं आई को जान करके थोड़ा आगे संसार के साथ डील कर सकता है, खुद को जान सकता है और चेतन जागृत होकर के जी सकता है, वो जीना कहलाएगा सर। अदरवाइज वो जिंदा रहना हो जाएगा। दूसरा सर, तृप्ति का अभाव है तो हम जिंदा हैं, और यदि तृप्ति का भाव है हमें, हम तृप्त हैं तो हम जी सकते हैं सर, हम उसे जीना कहेंगे। और तीसरा सर जो मुझे लगा कि हाँ ये है सह अस्तित्व सर, को एग्जिस्टेंस को बना करके अगर हम इसकी समझ, इसकी स्पष्टता के साथ सर हम संसार के साथ व्यवहार करते हैं तो हम जी रहे हैं सबका, और नहीं तो फिर थैंक यू सर। बढ़िया। हाँ जी, गुड। सर नमस्कार सर। मैंने कौन बोल रहा है? हम बोल रहे। मैं रजत पटेल आनंद गुजरात से हूँ। मैंने 11 पॉइंट्स बनाए हैं जिंदा रहना और जीने देखो, के बीच जितने लोगों ने बोल दिए हैं उसको रिपीट मत करना, उसके अलावा कोई हो तो बोलो। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो आदमी जिंदा रहने के लिए सिर्फ जीता है उसमें उत्साह की कमी होती है, और जो जीता है सचमुच में उसमें उत्साह बहुत होता है। जिंदा रहने में खुशी नहीं होती है, जीने वालों में खुशी होती है। जिंदा रहने वालों में संतोष नहीं होता है, जीने वालों में संतोष होता है। जिंदा रहने वाले लोग ध्यान अपनी आसपास की परिस्थितियों का उतना नहीं देते हैं, जबकि जीने वाले लोग छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हेतु नहीं होता है जिंदा रहने वालों के पास। सबसे ज़रूरी बात, जीने वालों के पास पर्पस होता है कि किसके लिए काम करे और कैसे काम करे। जिंदा रहने वालों के लिए उनमें उतना प्यार नहीं होता या फिर वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं, जबकि जीने वालों में प्यार होता है और वो प्यार बांटते हैं हमेशा। प्रकृति के साथ संतुलन बनाए नहीं रखते हैं जो जिंदा रहते हैं सिर्फ, लेकिन जो जीते हैं वो प्रकृति भी आसपास की बनाए रखते हैं। फिर प्राणी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं जो जिंदा रहते हैं वो, और मानव की तरह समझकर अपना जीवन विकसित करते हैं जो जीते हैं वो। स्थिर नहीं होता है जो जिंदा रहता है, और जो स्थिर रहते हैं और ध्यान मग्न रहते हैं उसी को जीना कहते हैं। दृष्टि दुखी होती है जिनकी, वो जिंदा रहते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि जिनकी दृष्टि अमीर होती है वो सच में जीते हैं ज़िंदगी को, और जिंदा रहने वालों में स्वाभिमान की कमी होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, जबकि जीने वालों में स्वाभिमान सबसे पहले होता है। बहुत बढ़िया। और मेरा स्टेटमेंट है कि इस पल को नहीं जिया, इस क्षण को नहीं जिया तो क्या जिया। थैंक यू सर। ये आनंद में रहने से ऐसा हो जाता है क्या? हाँ जी, मैं सोचता हूँ कि इस टॉपिक को सर नमस्कार। काफ़ी मटेरियल आ गया है ना, तो आगे बढ़ते हैं ताकि ब्रेक के पहले एक व्यू आ जाए और ब्रेक के बाद कुछ, भोजन के बाद कुछ आगे बात करेंगे। तो यदि कोई बहुत विशेष बात नहीं है तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊँ। आगे बढ़ूँ? सबकी सहमति?
चलिए, तो जितनी बातें आपने कही हैं उसको एक व्यवस्थित स्वरूप में रख देते हैं। काफ़ी कुछ आपने कह दिया है। देखिए, एक पॉइंट तो ये आया कि यदि हम मानव को देखें, जिंदा रहने की बात करें, तो वो 4 विषय पूर्वक जिंदा रहता है। 4 विषय का मतलब है आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। ये 4 काम मानव में भी होते हैं, पशु में भी होते हैं। इस तरह से पशु और मानव अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ 5 इंद्रियां वो मानव में भी हैं, पशु में भी हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये पशु में भी है, मानव में भी है। बढ़िया, थोड़ा ऊपर कर दो, पीछे वालों को दिख जाएगा। बढ़िया। हमारे गुजरात के भाई बहनों को कैसा लग रहा है शिविर? है? जो पुराने लोग हैं वो? कमल मंगल जी, ऊर्जा काफ़ी है। राजस्थान की ऊर्जा है कि श्रीनाथ जी का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। पहले ही घंटे से जैसा शिविर चला है और जैसा आप लोग का रिस्पांस है वो सब खुशहाली के लिए। खुशहाली कार्यशाला नाम ठीक दिया है। ये पहली बार जीवन विद्या शिविर को खुशहाली कार्यशाला नाम दिया गया है। वैसे इसको जीवन विद्या शिविर के नाम से ही करते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं। विशेष रूप से जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आहार, निद्रा, भय और प्रजनन ये मानव में भी है, गाय, कुत्ता, पशु रूप में जो है उनमें भी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, कान, नाक, आँख, 5 सेंसेस जिसको हम बोलते हैं, वो मानव में भी है, पशु में भी है। ये ठीक हो गया? अब ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से उत्तर देना है, ताकि मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, आप कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा ना हो। 4 विषय और 5 इंद्रियों को पशु जैसा इस्तेमाल करता है और मानव जैसा इस्तेमाल करता है। दोनों एक ही जैसा है कि अलग अलग है? फिर भीलवाड़ा वाले चुप रहना तुम। ये क्लास को हाईजैक करने की स्थिति में पहले ही बोल देता हूं, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube से नहीं देखें, अब पेपर लीक किए बैठे हो, तुमको कैसे बात? हाँ जी, फिर से पूछता हूं, जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं और YouTube से नहीं देखें, पशु और मानव में 5 इंद्रियां और 4 विषय को जैसा मानव इस्तेमाल करता है, जैसा पशु इस्तेमाल करता है, ये एक ही जैसा है कि अलग अलग है? बोलिए, कौन बोलेगा कैसे अलग अलग है? माइक लीजिए और बोलिए, ये मानते हुए कि आपने सुन लिया था कि किसको बोलना है। परिचय देते हुए। मेरा नाम विनोद शाह है, आनंद निकेतन शीलज अहमदाबाद से हूँ। सर, बेसिक डिफरेंस जो ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में होता है कि इंसान के पास विवेक होता है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो जान सकता है सही क्या है गलत क्या है, और पशु में ये चीज़ नहीं होती है। और गॉड को भी सिर्फ इसलिए इंसान पहचान सकता है क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, उसको टॉप ऑफ द क्रिएशन बोलते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन बहुत क्लियर पूछा था,
अभी क्या लगता है, खाने पीने के मामले में कुत्ते का, गाय का आचरण ज़्यादा निश्चित है कि आदमी का ज़्यादा निश्चित है? जानवर का। अभी जीवन शैली पशु की ज़्यादा व्यवस्थित है कि हमारी ज़्यादा व्यवस्थित है? पशु की। तो सही गलत की पहचान पशु में ज़्यादा है कि मानव में ज़्यादा है? चलो निपटारा हो। पूरी पृथ्वी पे केवल मानव ही ऐसी जाति है जिसको जिंदा रहने के लिए पे करना पड़ता है। जिंदा रहने के लिए पे करना पड़ता है। पे करना पड़ता है। यू टू पे फॉर द लिविंग बीइंग। हाँ। और इसी चक्कर में सारी उलझनें और सारी परेशानियां मानव जाति के साथ एसोसिएट हो गई है। जी। विवेक का है, जो भैया ने बताया, उसका अविवेक हो गया है। बढ़िया। तो जहाँ पे नहीं करना पड़ता है वहाँ लोग आराम से रह रहे हैं। जैसे मैं आदिवासी समाज में 3 साल रहा हूँ, वहाँ कुछ भी कोई चीज़ के लिए पे नहीं कर रहे, फिर भी वहाँ सर काटने की सज़ा 7 साल है। पढ़े लिखे समाज में आप किसी का सर काट देते हो तो उसके लिए आजीवन कारावास 14 साल का बोलते हैं। आदिवासी समाज में आजीवन कारावास 7 साल का होता है, क्योंकि कब उसका दिमाग खराब हो जाए और टंगिया से किसकी गर्दन काट के गर्दन सहित थाने पहले पहुंच जाते थे। इतनी ईमानदारी भी थी कि मैंने गलती की है तो मुझको सज़ा मिलनी चाहिए, और गर्दन सहित थाने पहुंच गया। तो ऐसे समाज में जहां लोगों को इस तरह का आवेश आ सकता है और वो इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं, उसको 14 की बजाय 7 किया गया, क्योंकि ये बहुत सारे जेल पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ चीज़ें खरीदने बेचने का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा, वहाँ भी साप्ताहिक बाजार लगते हैं। हालांकि पैसे का आदान प्रदान नहीं है, वस्तु के बदले वस्तु पहले ज़्यादा था, अभी होने लगा है। इसका मतलब ये है कि केवल यही एक कारण है, ऐसा कहना मुश्किल है। फिर भी और कोई शेयर करना चाहते हैं? क्वेश्चन फिर से क्लियर करता हूँ। 4 विषय 5 इंद्रियों को जैसा मानव इस्तेमाल करता है, जैसा पशु इस्तेमाल करता है, इसमें कोई अंतर है या एक जैसा है? हेलो सर। हाँ, परिचय। नमस्ते सर, माई सेल्फ मंसूर खान, आई एम फ्रॉम कोटा। बेसिकली आई एम टूरिस्ट गाइड एंड सोशल साइंस टीचर। बहुत बढ़िया। तो मेरा सर ये मानना है कि अ मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हम सोशल एनिमल है और हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुण है वो सोशलाइजिंग होता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट सोशलाइजिंग। सोशलाइजिंग माइट बी इन अ पॉजिटिव वे और माइट बी इन अ नेगेटिव वे। जैसे कि अगर 4 लोग मिलकर किसी एक की हेल्प करें तो बहुत पॉजिटिव है, और 4 लोग किसी को प्रताड़ित भी कर सकते हैं नेगेटिव वे में। तो बुद्धि का और विवेक का जितना उपयोग इंसान कर सकता है दोनों ही रूप में, एटम बम भी बनाया इंसान ने बनाया, और वैक्सीनेशन और सारे जो मेडिसिन है वो भी इंसान ने बनाई। तो बुद्धि का विवेक ही अंतर पैदा करता है। थैंक यू सर। आप लोग मेरे क्वेश्चन का भर आंसर नहीं दे रहे हो, बाकी सारी बात कर रहे हो। जी सर। परिचय। संजय आहूजा, जयपुर से हूँ। और जो जिंदा तो पशु भी रहता है और मानव भी रहता है, दोनों के लेकिन जिंदा रहने के तरीके में फ़र्क है। पशु जो है इंद्रियों के थ्रू इंद्रियों को यूज़ करता है, और वो 4 जो आपने विषय बताए हैं वो पाने की कोशिश करता है, उसे अचीव करने की कोशिश करता है। और मानव इंद्रियों के थ्रू सुख पाना चाहता है। आपकी स्टेटमेंट बताती है कि आप YouTube देख के बोल रहे हो। थोड़ा बहुत देखा है जी। जी जी देखा है जी। आप क्या बोलोगे मेरे को पता है जी। हाँ जी, बढ़िया। तो बट मैं बढ़िया, लेकिन ठीक बोला है। अब मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। हेलो। हाँ सर, मेरा नाम नरेश गर्ग है। थोड़ा माइक दूर कर लीजिए। हाँ। मेरा नाम नरेश गर्ग है, अहमदाबाद से आया हूँ जी। मुझे यही समझ में आया है कि जानवर और इंसान में सबसे बड़ा फर्क जो है वो स्वार्थ का है, ऐसा मेरा मानना है। जी। स्वार्थ का मतलब? इंसान बुद्धि लगा के अपने स्वार्थ, अपने परिवार, अपने पर्सनल लोग के लिए। तो जानवर भी तो ऐसे ही करता है। आई थिंक कम। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस में होता है। चलिए, पीछे एक बहन बोलना चाह रही हैं। हाँ जी। मनुष्य हंस सकता है, पशु हंस नहीं सकता। मनुष्य हंस सकता है, पशु नहीं हंस सकता। और पता चला वो ज़्यादा हंस रहे हैं, हम ही रो रहे हैं। देखिए, हम लोग गाय पालते हैं, ठीक है। हमारे घर में 34 गाय है। तो जब डॉक्टर आता है
क्योंकि डॉक्टर जब ही आता है जब गाय बीमार होती है, और आता है तो वो एक इंजेक्शन लगाता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो जब डॉक्टर आता है तो गाय का चेहरा, उसकी आँखें यदि आप ध्यान से देख सकोगे तो बिल्कुल पता चलेगा कि ये उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है। और जो गाय को रोज़ सेवा करता है वो आता है तो बिल्कुल अलग तरीके से। गाय जब सारी गाय खा पी के जब बाहर बैठती हैं तो वहाँ जब वो जुगाली कर रही होती हैं तो सबको देख के ऐसा लगता है कि सब एकदम ध्यानस्थ हैं। तो इसका मतलब है कि पशु का हंसने को हम नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो एक बात है। फिर भी लेकिन अंतर को और क्लियरली बोल सकते हैं। हाँ जी, और कोई? सर। हाँ, अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। पशु इन 4 विषय और 5 इंद्रियों से जो काम करना होता है वही काम करता है, और मानव हर एक चीज़ में दिमाग लगाता है अपना। हाँ। और वो अलग अलग तरीके से करता है, तो वो जो जैसा है वैसा उसको वो देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता। ऐसा ये तो बहुत इन्होंने गहरी बात कर दी है। सर, माइक के बिना कुछ नहीं है। हाँ सर। सर, पुरुषोत्तम शर्मा कोटा से। हाँ। दोनों में जो प्रयोग करने का है कि क्या अंतर है, एक उससे पहले एक कंपनी थी, आइडिया कंपनी, उनका एक टैगलाइन होती थी, एन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत लाइन है। कोई भी आइडिया ज़िंदगी नहीं बदल सकता जब तक उस पर मेहनत नहीं की जाए, काम नहीं किया जाए। ठीक वही चीज़ यहाँ लागू होती है। मनुष्य और जानवर में एक गुण है आदमी के पास, प्रोएक्टिविटी, यानी वो अपने आप को जिस स्थिति में उससे कई गुना बेटर जा सकता है। अगर वो उसको काम में लेता है तभी वो उससे अलग होगा, वरना तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है सर। बल्कि एक और चीज़ है जो बहुत गलत है। पशु कभी भी कल के लिए इकट्ठा नहीं करता। पशु कभी भी बहुत ज़्यादा अपने आप के लिए, हर चीज़ में जो कुछ मानव कर रहा है उसे चिंता है कल की, पशु को नहीं है। वो इकट्ठा किए जा रहा है, आई थिंक। जी सर, काफ़ी बात हो गई, मैं चलूँ? हाँ। आपका सवाल था कि मनुष्य और पशु दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं या नहीं, तो इसका आंसर तो मेरे पास ये है कि नहीं करते हैं। दोनों एक ही तरीके से यूज़ करते हैं। जो इंसान 4 विषय और 5 इंद्रियां जिस काम के लिए वो यूज़ कर रहा है, वो पशु भी उसी चीज़ के लिए यूज़ करता है, क्योंकि बनी इसलिए है ये। दीज आर द बेसिक्स। हाँ जी, इनके साथ कितने लोग सहमत हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग इनसे सहमत हैं? ठीक है, कुछ लोग सहमत हैं। और जो डिफरेंस है वो ये है कि मनुष्य एक टाइम के बाद में हर चीज़ को मजे के लिए करने लगता है, पशु नहीं करता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है बस। ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट बात बोली लास्ट में। गुड, अच्छे ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं। हाँ जी। श्याम सुंदर अग्रवाल, हैदराबाद भया अहमदाबाद होते हुए यहाँ पर पहुँचा हूँ पहली बार। हैदराबाद से। ये 4 विषय और 5 इंद्रिय जो आपने इसके विषय में जो पूछ रहे हैं, संतुलन बना करके अगर इसको सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो वो मानव है, मनुष्य है, वो जीना है। अच्छा। और असंतुलन बना दिया अगर किसी ने भी, चाहे वो मनुष्य हो तो पशु है, वो खाली जिंदा रहता है। ये देखो, गलतियां खुद करना, गाली पशु को देना। अब सभा ये बताए, 4 विषय 5 इंद्रियों में पशु संतुलित है कि नहीं, और मानव संतुलित है क्या? नहीं है। फिर अब मानव को पशु बोल रहे। आज की परिस्थिति वही है। ये पढ़े लिखे टाइप बात कर रहे। हाँ जी, अब ध्यान से देखिए। यदि पशु को देखें तो पशु अपनी 4-5 इंद्रियों को इस्तेमाल करता है ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। ध्यान से सुनिएगा, आपको रिपीट करना है। पशु 5 इंद्रियों को यूज करता है ताकि 4 विषय पूर्वक वो जिंदा रह सके। ये ठीक है? मानव 4 विषय को यूज करता है ताकि 5 इंद्रियों से
मजा ले सके, सुख पा सके। जो अभी बात, क्या नाम है आपका? अमित। कहाँ से? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से अमित भाई ने जैसा कहा कि मानव धीरे से उससे मजे की तरफ चला जाता है, धीरे से नहीं जाता, परमानेंटली उधर ही रहता है। कौन रिपीट करेगा इसको? क्या कहा मैंने? जो पहली बार YouTube से नहीं देखा है और पहली बार शिविर कर रहा है, उनमें से कौन रिपीट करेगा? हाँ जी, माइक लीजिए। हेलो। हाँ, नमस्कार सर, मैं मंगल सिंह घोष बुंदेलखंड टीकमगढ़ से हूँ। जो मनुष्य और पशु में जो अंतर है, जो पशु जो 5 इंद्रियों का उपयोग करके चार के लिए करता है, वो एक शारीरिक सुख और स्वाद का उसमें उसकी बोनी रहती है उसमें। और जो मनुष्य रहता है वो 5 इंद्रियों का प्रयोग वो करता है, वो उसमें उसका शारीरिक सुख और स्वाद उसका मुख्य हो जाता है। दोनों एक ही बता दिए। मनुष्य जो है वो शारीरिक सुख उसका बढ़ जाता है और स्वाद उसका, जैसे खाने का है तो पशु के लिए अगर जैसे खाना है, उसको चारा रखेंगे तो चारा खाएगी, उसको वो अगर अपन मांस रख देंगे तो वो मांस नहीं खा सकते। हाँ। बल्कि मनुष्य अपने खाने के लिए अलग अलग प्रकार का वो कर सकता है, उसका फिक्स नहीं है कि हम ये चीज़ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसी बात आप बोल रहे हैं, हाँ बहन जी कुछ बोलना चाह रहे थे, माइक दीजिए। सर, आपके कहे अनुसार पशु 5 इंद्रियों को यूज़ करता है ताकि 4 विषयों के साथ वो जिंदा रह सके, और इंसान 4 विषयों का इस्तेमाल करके 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो मौज कर सके। हाँ, तो पशु के केंद्र में क्या है? जिंदा रहना। मानव के केंद्र में क्या है? सुख भोगना, मौज करना। मौज करना। देखिए, इससे एक बढ़िया बात निकल के आती है, इससे एक बढ़िया बात निकल के ये आती है कि मानव अपने आप में इतना इवोल्व्ड स्पेसीज है कि वो जिंदा रहने के लिए सोच नहीं रहा है, वो तो अपने में किसी सुख की तलाश में है, किसी मौज की तलाश में है। क्योंकि सुबह नाश्ता बनता है तो हमारा ध्यान किस बात पे रहता है? टेस्टी बनना चाहिए। नाश्ता खा के मैं जिंदा रहूँगा ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ, टेस्टी नाश्ता बनने की ज़रूरत है। तो टेस्टी नाश्ता, तो हमारा सारा ध्यान सुख की तरफ है और बाय डिफ़ॉल्ट मैं जिंदा रहूँगा ही, ये उसमें निहित है। हमारा फोकस जिंदा रहने पे नहीं है, हमारा फोकस एंजॉय करने पे है, सुख की तलाश पे है। ये पशु और मानव के बीच का अंतर भी हमको दिखाई देता है कि मानव पशु की तुलना में कितना इवोल्व्ड स्पेसीज है। हाँ, इसको हम कितना बेहतर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं वो अलग बात है। तो एक क्लैरिटी हमारी बनी कि मानव बेसिकली पशु के फोकस में जिंदा रहना है। गाय मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी, शेर मर जाएगा, घास नहीं खाएगा, ठीक? तो उसके फोकस में जिंदा रहना है, ठीक? मानव के फोकस में सुख की तलाश है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बुद्धि है इसलिए। मानव में ऐसा क्यों है, पशु में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली मानव में 2 चीजें हैं, 2 वरदान मानव को प्राप्त है। मानव में कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है। पशु में है कि नहीं है? कल्पनाशीलता पशु में है कि नहीं है? कितने लोगों को लगता है कि है? कुछ हाथ उठ रहे हैं। लिमिटेड है। तो ये बोल रहे हैं कि कल्पनाशीलता नहीं है, विचार पक्ष है। क्या विचार पक्ष है? उसके जिंदा रहने के अर्थ में वंश विधि से कोई विचार पक्ष है। तो विचार पक्ष होना एक बात है। कल्पनाशीलता में क्या फर्क है जब कल्पनाशीलता बोल रहे हैं? हाँ, शेर जंगल का राजा है ऐसा आप बोलते हो, पर बेघर होता है, हजारों साल से बेघर है, भविष्य में भी बेघर रहेगा। वो किसी के बने बने मकान पे कब्जा करता है, ठीक?
एक पक्षी हजारों साल से जैसा घोंसला बनाता है वैसे ही घोंसला बनाता है, वो 1 BHK 2 BHK 3 BHK नहीं करता है। बंदर जैसा विकसित पशु अपना घर नहीं बनाता है, जबकि उसका हाथ पैर काफी विकसित है बाकी की तुलना में। हजारों साल से नहीं बनाया है, आगे भी नहीं बनाएगा। इसका मतलब है एक पशु कैसा जीता है? कल्पनाशीलता से जीता है कि वंश विधि से जीता है? पशु वंश विधि से जीता है, जैसा उसका वंश होता है वैसा ही चलेगा। और मानव, है ना, हमने लगातार युवाओं के साथ में बहुत शिविर किए हैं, है ना, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के साथ शिविर करते थे, तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते ही थे हर क्लास में जो ये बोलते थे, सर हमारे पापा का सेट बिजनेस है, मेरे को जाके केवल चेयर में बैठना है, मैं चेयर पे बैठ गया तो मैंने क्या किया, इसलिए मैं चेयर पे नहीं बैठूंगा, मैं जीरो से शुरू करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, कुछ क्रिएट करूंगा। अब ले बैठे बैठे परेशानी मोल लेने का बात, है ना। कुछ लोग हैं जो नौकरी की तलाश में, यार कैसे भी नौकरी मिल जाए, और किसी के पास मलकियत उपलब्ध है तो मालिकी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्या मतलब? इसका मतलब क्या निकला कि मानव में कल्पनाशीलता है। संत का बेटा डाकू, डाकू का बेटा संत हो ही सकता है। तो मानव में इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि मानव वंश परंपरा है कि मानव ज्ञान परंपरा है। ज्ञान परंपरा है, जैसा मानता है वैसा जीता है, जैसा मानता है वैसा जीता है। और कैसा मानता है? कैसा मानता है? जैसी उसकी मौज वैसा मानता है। ठीक, जैसा वो चाहता है वैसा मानता है, जैसा वो चाहता है वैसा मानता है, जैसा मानता है वैसा करता है। इसका नाम मानव। तो इससे हमारे को ध्यान में आ गया कि पशु के जिंदा रहने में और मानव के जिंदा रहने में फर्क कैसा है। इसको और आगे ले चले, इसी कल्पनाशीलता वश मानव के अंदर एक और चीज है, उसके भीतर अपनी पहचान की तलाश है, सम्मान की तलाश है, जो पशु में वैसा नहीं है। तो यदि हम रूटीन जिंदगी में देखें तो हमारी पहचान और सम्मान की तलाश को हम कैसे सुनिश्चित करते हैं? कैसे कर रहे हैं? रूटीन में हमारे पहचान का आधार क्या है? तो जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमारी पहचान का आधार में बहुत बड़ा आधार है कि रूप, मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा दिखता हूं। फिर उसमें मेरे बाल कैसे दिखते हैं, और फिर कैसा दिखना आपको पसंद आ जाए इसका भी कुछ कहा माई बाप नहीं है, है ना। तो फिर मेरा मोबाइल कैसा दिखता है और मेरी गाड़ी कैसी दिखती है, फिर कहाँ तक जाएगा ये। तो रूप हमारी पहचान का एक बड़ा आधार है, जैसा हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हैं। रूप के बाद मेरा शरीर भी मेरी पहचान का एक आधार है। उसके बाद पैसा कितना है और उसके बाद पद क्या है। रूप, बल, धन और पद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पहचान के बड़े आधार हैं। इसके अलावा कोई पहचान का आधार आपकी खुद की ज़िंदगी में हो तो बोल सकते, जिसको आप जीते हो, जिसके आधार पे सम्मानित महसूस करते हो। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने लोगों के लिए उनकी पहचान और सम्मान का आधार रूप, बल, धन और पद हैं? कितने प्रतिशत लोगों के लिए? कितने प्रतिशत लोगों के लिए? 95 बोल रहे, 100%। चलो 1% तो छोड़ ही दो, ये तो सभा की मर्यादा भी है। कोई झगड़ा करना शुरू करेगा तो क्या करोगे? उसको 1% में डाल देंगे।
तो लगभग 99% लोग हमारे आसपास में दिखाई देते हैं जो अपनी पहचान के आधार को कभी रूप में, कभी बल में, कभी धन में और कभी पद में देखने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया? अब देखिए, मेरी सम्मान, मेरा पहचान स्थायी हो कि अस्थायी हो? स्थायी हो, है ना? तो मैं कभी मजाक में बोलता हूं कि हर दिन कोई नमस्ते करके निकले और एक दिन मुंह फेर के निकल जाए तो क्या होगा? शाम तक याद रहेगा, यार आज नमस्ते नहीं किया, वो क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब है हमारी पहचान, सम्मान हम कैसा चाहते हैं? स्थायी हो कि अस्थायी हो? स्थायी हो। रूप स्थायी है कि अस्थायी? आओ, मेरी पुराने वीडियो देख देख के लोग मेरे को ही बुलाते हैं, आप अब बुढ़े हो गए हो। मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, अब शरीर तो समय के साथ साथ जो होना होगा होगा ही, है ना? इसका मतलब है कि रूप परिवर्तनशील है, शरीर परिवर्तनशील है, और जितना पैसा हमारे पास आ जाए उतना हमेशा बना रहेगा कि घट बढ़ सकता है? 20 साल में सारा चक्का घूम जाता है। बहुत पैसे वाले खाली होते हुए देखे गए, खाली वाले बहुत पैसे वाले होते हुए देखे गए। ये वक्त का पहिया, कोरोना काल में क्या कुछ नहीं हुआ है वो हम सब ने देखा है। पद है ना, अस्थायी है और 60 के बाद रिटायर होते ही हैं और उसके बाद 30 साल जीते ही हैं। तो किसी ने कहा कि आदमी ने जिंदगी में क्या कमाया उसका पता 60 साल के बाद चलता है। और इधर वाले ऐसे इधर देख के बोल रहा हूं तो इधर वाले को लग रहा है कि हम 60 के होंगे ही नहीं। ठीक, तो अब बताइए हम क्या कोशिश कर रहे हैं? मेरी पहचान, मेरा सम्मान कैसा हो? स्थायी हो कि अस्थायी हो? स्थायी हो। जिनसे मैं पाने की कोशिश कर रहा हूं वो स्थायी है कि अस्थायी है? वो अस्थायी है, परिवर्तनशील है। और मैं क्या कोशिश कर रहा हूं जिंदगी भर? मैं जिंदगी भर क्या कोशिश कर रहा हूं? मैं परिवर्तनशील चीजों से स्थायित्व पाने की कोशिश करता हूं। ये एक सफल प्रयास होगा कि असफल होगा? असफल प्रयास। कितने प्रतिशत लोग इस प्रयास में लगे हैं? पढ़े लिखे या अनपढ़? सब इसमें शामिल, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, दोनों एक समान। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमारी जिंदगी में दुखों का बड़ा कारण है कि जो चीज़ें स्वयं में परिवर्तनशील हैं, होंगी ही, उनको रोका नहीं जा सकता। उसके थ्रू मैं स्थायित्व को पाना चाहता हूँ, ये संभव नहीं है। तो इससे 3 चीज़ें फ्री गिफ्ट मिलती हैं। हर चीज़ में फ्री गिफ्ट रहता है ना, तो इसमें 3 फ्री गिफ्ट है। एक फ्री गिफ्ट है भूतकाल की पीड़ा, दूसरा फ्री गिफ्ट है वर्तमान से विरोध, और तीसरा फ्री गिफ्ट है भविष्य की चिंता। धरती पे सारा युद्ध और संघर्ष अपने खुद के अंदर है या परिवार में है या समाज में है, धरती पे है, इतना ही है। अब ये सोचने लायक बात है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, सारी सफलताओं के बावजूद बढ़ता हुआ दिखाई देता है या घटता हुआ दिखाई देता है? जोर से बोलो, आवाज दी आई, दोनों आ रही। इन जनरल उम्र बढ़ने के साथ साथ सारी सफलताओं के बावजूद ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही कि घटती हुई दिखाई दे रही? बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या घटती हुई दिखाई दे रही कि बढ़ती हुई दिखाई दे रही?
ठीक, जिंदगी की कंपनी लॉस में है कि प्रॉफिट में है? तो यहाँ ये पता चला कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो पहुँच कहाँ रहा है। कितने प्रतिशत लोग, कितने प्रतिशत लोग? 99। ठीक, इससे क्या समझ में आया कि 99% लोग जिंदा हैं कि जी रहे हैं? ठीक, फिर कभी कभी जी लेते हैं, बोलते हैं कभी कभी जी लेते हैं। कब कब जीते हैं? जब पति अपने मन की बात मान ले तब जीना हो जाता है, बच्चा अपनी मान ले तो जीना हो जाता है ना? खुद माइक बोला था, हाँ ये मैंने सोच के बोला था। जब मैं अपने लिए कुछ करती हूँ, जब मैं क्या करती हूँ? अगर मैं अपना बोलूँ तो मैं जब गीता चैंट करती हूँ, जब मैं कुछ अच्छा सुनती हूँ, जब मैं अच्छा कुछ सीन देखती हूँ, कुछ करती हूँ, तो मुझको खुशी मिलती है। तो फिर फुल टाइम यही क्यों नहीं करती जब खुशी मिलती है? तो क्योंकि करने नहीं देंगे ना सब। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। थोड़ा थोड़ा कर। जिस दिन 8 घंटे शुरू किया ना उस दिन उसी से बोर हो जाओगी, पता चला। क्या? ऐसा करके देखो एक दिन। हाँ ये बात भी सही है। ये बात भी सही है सर, जिंदगी मिक्स है ना, दोनों मिक्स है। हाँ। और खुशी कितनी चाहते हो? पूरी, हमेशा। और वो इसमें मिक्स दिखाई दे रही है, इसका मतलब जिंदगी कहीं और है। हाँ, वो जीवन विद्या शिविर के बाद होगा सर, 7 दिन बाद। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने से हमको लगता है कि ऐसा करने की मेरे को पूरी फ्रीडम मिल जाए ना, बस जिंदगी पूरी हो जाएगी। और कोई कह दे जा सिमरन जी ले, और पता चला सिमरन वहीं बोर हो गई। हाँ, जो नहीं बोलते हैं वही करने की इच्छा होती है। इसका सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जैसे लोग गंगोत्री घूमने जाते हैं, पहाड़ घूमने जाते हैं, अब वहाँ जाके खुशी मिलती होती तो जो वहाँ रहते हैं तो हमेशा ही खुश हो गए होते, वो प्लेन में आते। मैक्सिमम उत्तराखंडी युवा जॉब की तलाश में प्लेन्स में आते हैं, ठीक, और मैक्सिमम प्लेन में रहने वाले लोग खुशी की तलाश में उधर जाते हैं। इसका मतलब है कि मामला कुछ और है, समझना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नमस्कार भैया, आपने एक बात बोली थी। मेरा नाम हितेश है, मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ। गाज़ियाबाद? हाँ जी। आपने एक बात बोली थी कि मानव जिस चीज़ को मानता है वही वैसे ही जीता है। तो मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे शेर का एक छोटा सा बच्चा अगर उसको पिंजरे में बंद कर दे, उसको शिकार ना सिखाए तो उसको, और वो बिल्ली के बच्चे के साथ भी खेल सकता है अगर उसको बचपन से उसके साथ रखे, तो उसने वो मान लिया, उसको पता ही नहीं है कि हाँ मुझे तो इसको खाना है या हमारी साइकिल ऐसे चलती है, तो उसने भी जैसे माना वैसे जिया। तो फिर पशु और मानव में यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं आया। उसको जैसे क्या, जैसे आप कुत्ते का एग्जाम्पल भी देते हैं ना कि अगर वो मानव के साथ रहता है तो उसको पता है कि उसको रोटी भी खा सकता है वो और दूसरा भी खा सकता है, लेकिन जंगली कुत्ते को देखते हैं तो उसको मतलब जैसे उसको स्टार्टिंग से बताया गया वैसे ही सेम फिर इंसान के साथ भी है। उसको जैसे माँ बाप मिले, जैसा उसका माहौल मिला वैसे ही उसने माना, वैसे ही जिया। तो अब यहाँ कहाँ डिफरेंस आया? इनकी बात सबने सुनी? इसका नाम है संग दोष। मानव के साथ, मानव जहाँ पे भी हस्तक्षेप तो भ्रमित मानव के साथ रहने से कुत्ता भ्रमित हो गया। जंगली कुत्ता मांसाहारी है, इसमें कभी गलती नहीं करता है। अब हमारे घर आके वो टमाटर भी खाने लगा, तो ये मानव के साथ रहने का संग दोष है। तो जिसके साथ रहोगे उसके जैसा हो जाओ। तो सर बेसिक नेचर तो सेम रहा ना फिर भी। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिद्ध हो गया कि जैसा मानता है वैसा जीता है। हाँ, तो ये पशु के साथ भी हाँ, हो, मानव के साथ भी हो। इसका मतलब है कि पशु यदि अपनी ओरिजिनलिटी के साथ में जीता है तो वही मानता है जो उसकी वंश परंपरा में है। लेकिन पशु के भीतर मानने की क्रिया होती है। जैसे हम अपने नाम से हाँ बोलते हैं, ऐसे कुत्ता भी अपने नाम से हाँ बोलता है। ठीक हो गया?
तो जैसे हम अपने नाम से अपने आप को पहचानते हैं, ऐसे कुत्ता, गाय सभी अपने नाम से पहचानती हैं। इसका मतलब है कि मानने की क्रिया मानव में भी होती है, मानने की क्रिया पशु में भी होती है। पशु में कल्पनाशीलता नहीं है, मानव में कल्पनाशीलता है, इसलिए वो रेंज हमको दिखाई देती है। आगे चलेंगे तो इसको विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद भैया। बढ़िया। हाँ जी, तो काफ़ी बात हो गई। तो इससे ब्रेक के पहले, उठने के पहले, भीलवाड़ा से हैं जी सर, भीलवाड़ा से। हेलो। तो जैसे कि दीदी ने कहा कि जैसे अपन किसी कुत्ते को भी अगर अपने साथ रखते हैं, उसको जैसा सिखाते हैं, जैसे उसके साथ रहते हैं, वो वैसे ही हो जाता है। पर मैंने जैसे ही का मतलब इतना भी नहीं है कि वो हिंदी बोलने लगेगा। हाँ, वो नहीं। और किसी दिन ये बोलेगा कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, ऐसा होने वाला नहीं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे मुझे लगता है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है, मतलब वी ऑल्सो हैव डॉग्स, तो उनमें इंस्टिंक्ट्स होती है कि जैसे कोई मांसाहारी जानवर है, तो अगर हम शुरू से उसे शाकाहारी भी खिलाते हैं, तो भी उनके अंदर इंस्टिंक्ट्स होती है जो पीढ़ियों से चल रही होती है, तो वो अपने आप खाने लग जाते हैं, उसकी तरफ वो अपने आप आकर्षित हो जाते हैं। बिल्कुल तो जानवरों में मानना हो सकता है थोड़ा बहुत, पर मानना रहता ही है, लेकिन अपनी वंश का वाला मानना रहता ही है। धोखे से गाय को भी मांस खिलाने की कोशिश की गई, वो भी हो सकता है। हाँ जी, बढ़िया, थैंक यू। तो सभा को यहाँ वाइंड अप किया जाए। अभी ब्रेक के पहले 2 लाइनें बोल के अभी की सभा को पूरा करते हैं। हमने जिंदा रहने और जीने को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है। आपने जितना सामान जीने के लिए बात किया था, सारी मनमानी किस बात की है? मेरा प्रोफेशन मेरे मन का हो जाए। अब वो मेरा प्रोफेशन मेरे मन का हो जाए, मेरे मन की बात हो जाए, तो मेरे मन की बात हो जाए, इसका नाम जीना है या जीना कुछ और है? दूसरों के लिए मैं कुछ करता हूँ, दूसरों के लिए मैंने कंबल बांट दिए, दूसरों के लिए मैंने कुछ और कर दिया, वास्तव में इसका नाम जीना है कि नहीं है ना? और जैसा ये जीना है, ये कहाँ पहुँच रहा है, इसको हमने अपने आसपास और अपने साथ अपने परिवारों में देखा है। ठीक, तो जीना क्या है इसको देखेंगे जिंदा रहने के बाद। थैंक यू, नमस्कार। भैया एक अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट। सभी सिर्फ 2 मिनट रुकेंगे प्लीज़। जिन भी देखो, ये जो नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, अगर आप दोस्तों यही ज्ञान का बीज बचपन से ही बच्चों के अंदर डाला जाए, तो ये धरती कितनी फास्ट स्वर्ग हो जाएगी और हर पल कितना उत्सव होगा। तो उसी प्रयोजन के साथ बच्चों का शिविर मैं लूँगी आज से। तो जिन भी पेरेंट्स के साथ बच्चे आए हैं, जिनकी आयु 2 से 13 वर्ष है, तो कृपया वो सिर्फ 15 मिनट यहाँ आगे आ जाएंगे अपने बच्चों के साथ। हम सिर्फ बातचीत कर लेंगे और फिर हम बच्चों की भी अलग से शिविर जो है वो चलेगी, ठीक है? तो उसका फिर मैं पूरा आपको यहाँ पे गाइड करूँगी। दैट्स इट। सो प्लीज़ आइए।